हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम लोग बीटीसी 4th सेमेस्टर में शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे सहपाठी संबंध। आपको हम ले चलते हैं अपने दोस्तों के बीच। जहां आप बीटीसी कर रहे हैं आप लोग, तो आपके दोस्त खास एक होंगे, लेकिन समूह में आप 5-10 बच्चों से तो बात करते ही होंगे, उनसे आपकी बनती होगी। तो चलिए आज आपको आपकी क्लास में लेके चलते हैं। ये सारे टॉपिक आपके ही हैं। तो आइए देखते हैं सहपाठी या साथी संबंध से आशय क्या होता है, मतलब इसका अर्थ क्या है साथी से संबंध। एक बात बहुत क्लियर कर दे रहे हैं, दोस्त केवल 1 या 2 होते हैं और साथी 5 या 10 होते हैं। यानी आप जिन समूह के साथ उठते बैठते हैं उन्हें आप साथी कह सकते हैं। प्रायः छात्रों के उस समूह को कहते हैं जिसके सदस्य प्रायः एक ही कक्षा के होते हैं और एक ही स्तर के होते हैं। यह समूह मुख्यतः कक्षा, गली मोहल्ले आदि में होते हैं, जिनकी संख्या 5 या 10, इससे ज़्यादा और कम भी हो सकती है। एक हम लेके चल रहे हैं कि 5 या 10 के समूह को हम सहपाठी या साथी संबंध कह सकते हैं। जैसे बीटीसी, अगर आप क्लास बीटीसी में कर रहे हैं तो बीटीसी के ही कक्षा लिखा है ना, यानी बीटीसी के ही बच्चों के साथ आपका उठना बैठना बोलना चलना होगा। गली मोहल्ले में भी अधिकतर आप अपने एज के बच्चों के साथ उठते बैठते हैं। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा एज या ज़्यादा कम एज के बच्चों के साथ उठते बैठते हैं। अधिकतर ये होता है कि सेम एज के बच्चों के साथ उठना बैठना होता है। तो ये है सहपाठी या साथी संबंध का मतलब। अब देख लेते हैं समकक्ष समूह की विशेषताएं क्या है, यानी जो समूह में बच्चे रहते हैं उनमें खासियत क्या क्या है। तो पॉइंट में है, पहला पॉइंट है समूह के सदस्यों का समान स्तर का होना। यानी कि हम बता चुके हैं कि एज ग्रुप एक समान ही होती है, 1-2 साल इधर उधर कम नहीं मानते, लेकिन अधिकतर एज ग्रुप एक समान होती है। नेक्स्ट, सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। समूह में जब व्यक्ति रहता है और एक ही स्तर के बच्चे होते हैं तो वो खुल के, यानी बिना डरे बिना झिझके अपनी बातों को बहुत ही इजीली तरीके से रख सकते हैं स्वतंत्र होके। नेक्स्ट है सदस्य बिना हिचकिचाहट के अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। क्यों करता है? क्योंकि अपने से बड़ों के सामने भी वो कहने में थोड़ा झिझकता है, और छोटे हैं तो वो छोटों के सामने नहीं अपनी चीज़ों को भावनाओं को व्यक्त कर पाएगा। लेकिन अगर वही साथ के बच्चे हों तो बहुत ईजिली अपना गुस्सा, अपना प्यार, अपनी किसी भी तरह की भावना को व्यक्त करने में उसको हिचकिचाहट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ये प्रातः लिखें, यहाँ प्रायः होगा। प्रायः समूह के सदस्यों की रुचियां एक जैसी होती है। मीन्स जब एज आपका एक जैसा होगा तो रुचियां भी लगभग, पूरी हम नहीं कह रहे लेकिन लगभग एक समान ही होती है। उन्हें जो पसंद है, जैसे एक आप लड़कों के छोटे ग्रुप को ले लीजिए तो अधिकतर लड़कों की रुचियां, आपका गेम क्या है तो क्रिकेट, बहुत कम होंगे जो फुटबॉल या किसी और गेम में जा रहे हो। अधिकतर क्रिकेट में ज़्यादातर लड़के जाते हैं, यानी रुचियां अगर स्तर एक है तो रुचि भी एक ही है। नेक्स्ट है सभी सदस्य स्वतंत्र चिंतन करते हैं। यानी अगर किसी बात पे कुछ सोचना हुआ तो सब अपने अपने उससे अपने थॉट को रखते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं, एक दूसरे पे अपनी चीज़ों थोपते नहीं है कि नहीं ये ठीक है या ये गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी सदस्य इकट्ठे पढ़ाई करते हैं, इकट्ठे मस्ती करते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। यानी जो साथी संबंध है वो एक साथ, अगर ये मेरा चैनल 2017 बैच के देख रहे होंगे तो उन्हें पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक साथ इतनी मस्तियाँ वो करते थे कि हमें काफ़ी हद तक जाके टोकना पड़ता था। पढ़ाई भी उनका था कि कोई एक बच्चा पढ़ा रहा है तो सब एक साथ बैठ के शांत होके पढ़ते भी थे। तो वो एक स्तर था उन बच्चों का, या बीए के बच्चों को ले लीजिए, एक स्तर होता है, वहाँ सब बच्चे एक साथ अपनी चीज़ों को बहुत ही ईजिली तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं और चीज़ों पे यकीन करते हैं। लिखा भी है एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। अगर कोई बच्चा किसी बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाई के बारे में या कुछ बता रहा है तो दूसरा बच्चा उस पर यकीन करता है कि हाँ
ये ठीक बता सकता है, क्योंकि साथ के ही बच्चे कभी कभी ये होता है ना कि चीज़ें टीचर आया पढ़ा के समझा के गया, उन्हें समझ में नहीं आया, उन्हीं के साथ का एक बच्चा उठ के आता है और चीज़ों को समझाता है, तो वो उसके पे यकीन करता है, तभी उनकी चीज़ों पे विश्वास करता है और उन चीज़ों को समझता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बच्चों के विकास में उनके साथियों की भूमिका क्या होती है। पॉइंट में है, पहला पॉइंट देख लेते हैं, सकारात्मक एहसास, यानी जब बालक अपने सहपाठियों के साथ रहता है तो उनमें सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान होता है। स्वसम्मान, वो अपने साथ के बच्चों के साथ रहने में अपने आप में सम्मानित, जैसे एक दूसरे को अगर कोई गलत वाक्य का इस्तेमाल कर देता है तो वो अपने सम्मान के लिए उनके साथ वॉक टू वॉक फाइट भी कर लेते हैं। स्वमहत्व, खुद को महत्व देते हैं ताकि उन्हें उस समूह में एक अलग पहचान मिल सके, इन सब का विकास होता है। नेक्स्ट है साथियों की घनिष्ठता एवं निकटता का अनुकूल प्रभाव बालक पे पड़ता है, यानी वो जिसके साथ जिस समूह में बैठा हुआ है वहाँ से उसे सकारात्मक वाइब्स आती है। निकटता और घनिष्ठता, अक्सर आप देखे होंगे कि जब आप क्लास में बैठते होंगे या कहीं खेल रहे हैं, समूह में बैठे हुए हैं, तो वहाँ बात करिए या खाने की सामग्रियाँ होती हैं तो नहीं एक दूसरे को बांट के आदमी खाता है कि लो भाई मेरे यहाँ से ये आया है, मेरे घर से ये आया है, सब मिल बांट के खाते हैं, तो उससे घनिष्ठता मतलब बढ़ती है। नेक्स्ट है विचार विमर्श, आपस में वो लोग किसी भी टॉपिक पे एक दूसरे के विचारों को जानना चाहते हैं। समस्या समाधान, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई है तो सहपाठी लोग मिलके उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तर्क क्षमता, वो किसी एक टॉपिक पे तर्क करने के लिए तैयार होते हैं और उन्हें झिझक नहीं महसूस होती। क्यों? क्योंकि उनका स्तर एक बराबर है, उनकी सोच काफ़ी हद तक एक बराबर है। अब आप तर्क करिए अपने से बड़े के साथ तो आप पॉसिबल नहीं है, छोटे के साथ तर्क कर नहीं सकते हैं, लेकिन जब सहपाठी के साथ आप तर्क करते हैं तो खुले विचारों के साथ आमंत्रण होता है कि ठीक है तर्क वितर्क कर लेते हैं, बहुत ईजिली तरीके से एक पॉइंट पे जाके दोनों की सहमति हो जाती है। तो तर्क क्षमता, इन सब चीज़ों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों के साथ अंतःक्रिया करके व्यवहार के मानकों को समझकर वो अपनाते हैं, यानी जो उनके साथी हैं उनके साथ उनका बॉन्डिंग अच्छा होता है और वो एक दूसरे से अपनी चीज़ों को कहते और समझते हैं। और जो व्यवहार का मानक होता है, मानक होता है व्यवहार का, ऐसा नहीं है कि साथ के बच्चे हैं तो कोई मानक ही नहीं है। कुछ थपकी दे के हाय हेलो करते हैं, कुछ हाथ मिला के हाय हेलो करते हैं, कुछ गले लग के हाय हेलो करते हैं। ये सब मानक निर्धारित होता है उनका, ताकि वो समझ सकें कि किस व्यक्ति या किस समूह के साथ उन्हें कैसे, वो हर समूह के साथ वैसा नहीं करते हैं। जैसे अगर कक्षा में समूह है तो ज़रूरी नहीं पूरे कक्षा का एक समूह होगा, नहीं, वो भी बटा होगा, तो वो हर समूह का मानक अलग अलग होगा। कोई समूह चाहता होगा कि केवल बात से हाय कैसे हो इतने से ही वो सही है। कुछ समूह बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो वो एक दूसरे को हक करते हैं या हाथ मिलाते हैं, तो ये अंतःक्रिया होता है, यानी आपस में वो लोग ये समझते हैं कि किस समूह में बैठने में वो किस तरह का मानक निर्धारित करें। नेक्स्ट है समूह के प्रति निष्ठा, नियम का पालन, यानी जिस समूह में वो बैठ रहा है वो पूरी तरह से उस समूह के प्रति निष्ठावान हो। नियमों का पालन, उस समूह में रहने के लिए भी उसके कुछ नियम कानून होने चाहिए और उसे फॉलो करते हैं। न्याय, उस समूह के प्रति वो न्याय की भावना रखे। सहनशीलता, अब ऐसा ना हो कि कोई पीट दिया तो उसको लेके दनादन, वैसे ऐसा होता है दोस्तों में कि एक झापड़ मारा तो पलट के एक झापड़ मारते हैं, लेकिन फिर भी सहनशीलता उनके में होनी चाहिए, पलट के वार नहीं करते हैं। नेक्स्ट आत्मनियंत्रण, खुद पे नियंत्रण करना चाहिए, आदि गुणों का विकास होता है, यानी अगर कोई कर रहा है तो उसका पलट के उसी तरह जवाब नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों के साथ के कारण बच्चों में समुचित आदतों का निर्माण होता है। जो साथ के बच्चे हैं उनकी वजह से चीज़ें सकारात्मक वे में बच्चे लेते रहते हैं, उनमें सही आदत, जैसे अगर कोई बच्चा है जो
बहुत पढ़ाकू है, दिन भर पढ़ रहा है, समझ रहा है चीज़ों को। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उस समूह में चले गए हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको जब वो देख रहा है तो उसे लग रहा है कि नहीं यार, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा 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 पढ़ना शुरू कर देगा। तो यानी उनमें आदत, समुचित आदत, जो सही आदत है उसका विकास हो रहा है। नेक्स्ट है अपने विचारों को साथी समूह के साथ अभिव्यक्त करना। बहुत से ऐसे विचार होते हैं जो आदमी अपने साथ के समूह के साथ अभिव्यक्त करता है, जैसे अरे यार ये प्रॉब्लम हो गई है, वो किसी और से नहीं कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो उसे सही या गलत के मापदंड में तौलेगा। लेकिन अगर साथी समूह के लोग हैं तो उसकी मानसिकता को समझेंगे तो उसे अभिव्यक्ति करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी अपने साथी समूह में। तो ये है बच्चों के विकास एवं उनके साथियों की भूमिका। यानी बच्चा अगर अपना विकास कर रहा है तो उसके साथ के बच्चे का क्या योगदान है, क्या भूमिका है, ये सारे पॉइंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथी के संबंध की विशेषताएं क्या होती है, यानी जिनके साथ हम रह रहे हैं उनमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो ये देख लेते हैं। पॉइंट में है, पहला पॉइंट है साथियों के साथ अपेक्षाकृत स्वतंत्रता के कारण वे अधिक सक्रिय होते हैं। यानी साथ के बच्चों में वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए। नेक्स्ट है समूह में नेता के प्रति बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व समझता है। नेता समूह में कोई एक ही व्यक्ति होता है जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, सब नहीं होते हैं। बाकी सब उनकी बातों को सुनते हैं और उसे फॉलो करते हैं। तो वो जो एक व्यक्ति होता है वो जो कहता है तो सारे बच्चे हामी भरते हैं। तो ये उनका उत्तरदायित्व होता है कि उनकी चीज़ों को, यानी जो नेतृत्व कर रहा है उनकी बातों को फॉलो करना। नेक्स्ट है वे एक दूसरे की वेशभूषा, यानी अक्सर आप देखते होंगे समूह में बच्चे, अगर कोई टी शर्ट पहना है या कोई बच्चा कुर्ती बहुत अच्छा पहना है, यार तेरी कुर्ती बड़ी अच्छी है, तो वो उसकी कुर्ती को अपनाना चाहती है, अगर जबकि वो जीन्स टॉप पहनती है। लेकिन अगर दूसरा बच्चा उस समूह में कुर्ती पहना है, उसे वो अच्छा लग रहा है, तो वो नेक्स्ट टाइम उस कुर्ती को पहनना चाहेगी, तो वो कुर्ती ही खरीदेगी। तो वेशभूषा का असर एक दूसरे पे पड़ता है। आचार विचार, यानी एक दूसरे पे जब अपने विचारों को वो ले आएंगे तो सकारात्मक विचार, नकारात्मक एक दूसरे पे पड़ता है। होता ये है कि आप अक्सर देखे होंगे कि अगर आपका साथी अच्छा है तो आप भी अच्छे होंगे, और अगर आपका साथी नहीं अच्छा है तो आप लाख अच्छे होते हुए भी प्रभाव किसी एक का पड़ता है, या सकारात्मक पड़ेगा या नकारात्मक पड़ेगा। एक जैसे है कि एक व्यक्ति बहुत पी रहा है उस समूह में, अगर उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो सब थोड़ा थोड़ा पीना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर उसका प्रभाव बहुत कम पड़ रहा है तो वो व्यक्ति ही पीना छोड़ देगा। तो विचारों का प्रभाव समूह में बहुत ज़्यादा पड़ता है। प्लस बात व्यवहार को अपनाता है, यानी एक दूसरे को देखते हैं, उनके व्यवहारों को अच्छा लगता है तो वो अपनाना चाहता है कि अरे ये तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो उस चीज़ को वो चाहता है कि हम भी उसी की तरह बात करें या रहें। जैसे मेरे यहाँ एक स्टूडेंट थी, तो वो बहुत अच्छा लिखती विकती थी, और उसके साथ जो रहती थी वो रफ पेज पे ही लिख विक के इधर उधर फेंक देती थी। एक सेमेस्टर बीता, 2 सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर में हम देख रहे थे उसकी भी अच्छी खासी कॉपी बन गई थी और काफ़ी नीट एंड क्लीन उसकी कॉपी रहती थी, व्यवस्थित रहती थी, सारे नोट्स अवेलेबल होते थे। तो मतलब उसके व्यवहार का उसके पे इतना सकारात्मक असर हुआ कि वो बच्चा भी उसकी तरह नोट्स बनाने में मेंटेन हो गया। बाकी चीज़ों पे हमने, लेकिन नोट्स पे उसको ध्यान दिए हैं, तो वो बच्चा काफ़ी हद तक उसके विचारों से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट, नेतृत्व। हम बताएं कि समूह में कोई एक ही नेतृत्व करता होगा। सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का व्यवहार रखें। न्याय, सही चीज़ों के पक्ष में हो। साहस, एक दूसरे के लिए मतलब काफ़ी हद तक वो कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हों। आत्मनियंत्रण, अपने आप को गलत चीज़ों पे रोक के रखना, आदि चीज़ों का विकास होता है। नेक्स्ट, प्रायः सभी एक साथ मिलकर गृह कार्य या प्रोजेक्ट करते हैं। जब समूह में लोग रहते हैं ना, तो आप अक्सर देखते होंगे फ्रेंड सर्कल जो रह रहा है उसको प्रोजेक्ट कार्य अगर दे दिया जाता है तो किसी एक के घर में सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं और उस प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट करते हैं। तो ये बहुत ही
समूह का मतलब ही हुआ कि एक साथ रहना सीखते हैं बच्चे। नेक्स्ट है, अभिभावकों एवं प्रौढ़ों की अपेक्षा बच्चे साथी संबंधों को में अधिक सक्रिय होते हैं। तो सही बात है, आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो उनका समूह काफ़ी बड़ा होता है। धीरे धीरे जब बच्चे बाल्यावस्था में आते हैं तब भी छोटे बच्चों का मतलब बिल्कुल नहीं आप छोटे को शैशवावस्था नहीं, क्योंकि उनके में कोई समूह नहीं होता है शैशवावस्था में। ये समूह होता है बाल्यावस्था से, जब बच्चा बाहर जाके खेलना शुरू करता है तब उसका समूह बनता है। बाल्यावस्था में थोड़ा होता है, किशोरावस्था में आता है तो वो काफ़ी हद तक बढ़ता है समूह की तरफ, युवावस्था में थोड़ा कम, फिर जब प्रौढ़ावस्था की तरफ व्यक्ति जाता है तो बहुत कम, 2-4 ही फ्रेंड होते हैं, उनका समूह काफ़ी कम हो जाता है। हाँ, प्रौढ़ावस्था के नेक्स्ट उस पर जब जाता है व्यक्ति, जब उसको कोई काम वाम नहीं होता है तब फिर वो एक समूह बनाता है, क्योंकि बात करने के लिए उनको कुछ चाहिए होता है, किसी के साथ अपना टाइम बिताना होता है, तो उन्हें एक समूह की ज़रूरत पड़ती है। युवावस्था में काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति पूरा फोकस अपने काम पे लगा देता है, तो वो समूह में कम काम करता है। जैसे अगर वो ऑफिस में भी बैठा हुआ है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लोगों से बात करे, ठीक है ऑफिस में आया, हाय हेलो हुआ, फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। तो युवावस्था में समूह थोड़े से कम हो जाते हैं, बाल्यावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक थोड़ा बढ़ते हैं, लेकिन अभिभावक जो होते हैं या जो प्रौढ़ होते हैं वो बच्चों की तुलना में साथी समूह उनके थोड़े कम होते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं, आप देखिए। सामाजिक बोध, जिस तरह से नाम से ही आपको पता चल रहा है, सामाजिक मीन्स समाज जहाँ बालक रहता है, बोध मीन्स ज्ञान, जिस चीज़ का ज्ञान हासिल करता है, मीन्स समाज में रहने का उसे ज्ञान हासिल होता है कि किस तरह वो समाज में रहे। बोध एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, मीन्स अगर ज्ञान प्राप्त करना है उसे समाज में रहने के लिए, समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। बालक दिमाग से सोचता है कि किस तरह से समाज में उसे रहना है, यह अर्जित योग्यता है, यानी जन्मजात योग्यता नहीं है। बालक इसे आसपास को देखते हुए, अपने समूह के साथियों को देखते हुए अर्जित करता है। यह चेतन या अचेतन, मीन्स बालक जानबूझ के उन चीज़ों को ग्रहण करता है या कभी कभी अनजाने में भी करता है। मूर्त या अमूर्त चीज़ें दिखती है और कभी कभी नहीं भी दिखती है, आदि दोनों ही रूपों में हो सकता है। यानी बालक जो समाज में रहने के लिए उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो चीज़ें कभी कभी उसे पता होता है कि उन चीज़ों को वो सीख रहा है, यानी अपने समूह के बच्चों के साथ वो सीख रहा है। कभी कभी अमूर्त अवस्था में, मीन्स उसे नॉलेज नहीं रहता है, फिर भी वो ज्ञान हासिल करता है। मैं आपको इससे पहले, अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा, मूर्त अमूर्त बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें हैं में जो दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बालक ऐसे ज्ञान को हासिल करता है जो उसे खुद भी नहीं पता है, फिर भी वो उससे लाभान्वित होता है। कभी कभी तो सीखता है, उसे ये ज्ञान हासिल करना है, यानी अगर वो कहीं जा रहा है तो उसे ये पता है कि हम यहाँ गए हैं और हमें इनसे पढ़ना है। कभी कभी चाहे अनचाहे वो चलता फिरता रहता है और चीज़ों को देख के, उसे नहीं पता है कि वो चीज़ें उसे ज्ञान दे रही है, लेकिन वो देख के वहाँ से ज्ञान हासिल कर लेता है। तो यही ये हुआ मूर्त या अमूर्त। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राणी का बोध पूर्णतः व्यक्तिगत होता है, यानी प्राणी व्यक्ति जो समूह में ज्ञान हासिल करता है वो व्यक्तिगत होता है। अब ऐसा नहीं कि अगर वो ज्ञान हासिल कर रहा है तो पकड़ के दूसरों को बता रहा है, सुनो भाई तुम भी ये ज्ञान हासिल कर लो, सुनो भाई तुम भी, नहीं, वो उसका व्यक्तिगत होता है कि समाज में उसे किस तरह से करना है। नेक्स्ट है, वह अपने वातावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करके उसे व्यवहार में लाता है। मीन्स आसपास जो वातावरण है वो उन चीज़ों को देखता है, समझता है, फिर उसको अमल करता है, यानी अपने व्यवहार में वो लाता है। बालक में बोध का विकास, आयु में वृद्धि, जब आयु बढ़ती है तो उसके में ज्ञान मीन्स समाज में रहने का ज्ञान बढ़ता है। बौद्धिक विकास, उसका बौद्धिक विकास होता है। परिपक्वता, निश्चित है जब उसकी आयु बढ़ेगी तो परिपक्वता की ओर वो ज़्यादा जाएगा। वातावरण के अनुभवों के प्रकार आदि से प्रभावित होता है, यानी कैसा वातावरण है उस हिसाब से उसे किस तरह से रहना है, इन सब का ज्ञान होता है। तो सामाजिक बोध भी साथी के साथ रह के बालक समझ सकता है कि समाज में उसे अपने आप को किस तरह से रखना है।
ये सारे पॉइंट हैं। इसके आगे का आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, तो नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।